बिहार की राजनीति में गर्मी बढ़ गई है। राहुल गांधी इस बार जी जान से चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। राहुल गांधी की यात्रा के बाद बीजेपी ने हल्ला मचाया, बिहार बंद कराया, गाली गलौज भी चली, लेकिन कार्ड फ्लॉप साबित हुआ। अब राहुल सिर्फ रैली पर संतुष्ट नहीं है, उनके पास हैं दो तीन बड़े प्लान, जो अगर सफल हुए तो चुनाव की बाजी पूरी तरह पलट भी सकती है। कांग्रेस ने मिशन 2025 को लेकर अपनी रणनीति पर काम करना अब शुरू कर दिया है। बड़े बड़े नेताओं की स्टार प्रचारकों की सूची भी तैयार है। इंटरनेट मीडिया से युवाओं तक संदेश पहुंचाने की योजना है। गांव गांव तक पैठ बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। दशहरे के बाद कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज महागठबंधन और कांग्रेस की जीत की भूमिका तैयार करने के लिए ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाएं करेंगे। 241 की बात हो रही है। कैंपेन का मोर्चा संभाल दिखेंगे। पार्टी ने प्रचारकों के नाम करीब करीब तय कर लिए हैं। जल्द ही इन्हें सार्वजनिक भी कर दिया जाएगा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी प्रमुख चेहरा बनाकर उनको कांग्रेस प्रमुख चेहरा तो बनाएगी बनाएगी, प्रचार अभियान को धार भी देंगे। जिन जिन नेताओं के नाम आपके दिमाग में आ रहे हैं वो भी शामिल होंगे, लेकिन सीएम चेहरे के नाम पर अभी भी चुप्पी है। तो सवाल यह भी है कि सीएम के नाम पर कांग्रेस की क्या रणनीति है? क्या है उसका कोई नया कार्ड? क्या गैर यादव, ओबीसी, दलित और सवर्ण वोटों को लेकर कांग्रेस का एक नया कार्ड भी है? तो क्या राहुल गांधी और कांग्रेस की रणनीति बिहार चुनाव 2025 में पलट कर दिखाएगी पूरा खेल? क्या तेजस्वी यादव के बिना सीएम चेहरा बनाए रखने का खेल काम करेगा? और क्या स्टार प्रचारकों का मोर्चा ग्रामीण और शहरी इलाकों में कांग्रेस के लिए नई ऊर्जा लेकर आएगा? इसी विषय पर करेंगे चर्चा, जानेंगे, समझेंगे और चर्चा करेंगे हर पहलू पर। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब फिर से वापस से उपराष्ट्रपति के चुनाव हो गए, बहुत कुछ हुआ, अब वापस से बिहार पर चलते हैं। आशुतोष सर, कांग्रेस की रणनीति, दो तीन प्लान, राहुल गांधी जी जान से जुटे हुए हैं, अभी जो रणनीति है इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए अंकुर, ये मुझे लगता है कि कांग्रेस का एक तरीके से पुनर्जन्म होते हुए मैं देख रहा हूँ। हाँ, पुनर्जन्म इसलिए होते हुए देख रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस के बारे में अभी तक ये कहा जाता था कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ दरबारियों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी अपने दफ्तर से चलती है। कांग्रेस पार्टी जो है वो 10 जनपद से चलती है और कांग्रेस पार्टी के नेता सड़कों पर उतरने से बहुत गुरेज करते हैं। ये आरोप हाँ, कांग्रेस पार्टी के ऊपर बड़े गंभीरता के साथ लगाए गए थे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद और उसको जिस तरीके से रिस्पॉन्स मिला है, उसके बाद से राहुल गांधी के अंदर एक नया आत्मविश्वास दिखाई पड़ा है। और खासतौर पर 2024 के लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं और भारतीय जनता पार्टी की सीटें गिरी हैं, और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से नाथ दिया है, तो उससे अब ये लगता है कि राहुल गांधी जो थ्योरेटिकल पॉलिटिक्स करते थे, जो कहीं ना कहीं किताबी राजनीति करते थे, अब उससे निकलकर वो जमीनी राजनीति करने के ऊपर उतर आए हैं। और इसका एक बड़ा प्रमाण हमको दिखाई पड़ा जब उन्होंने बिहार में सासाराम से अपनी यात्रा शुरू की। 16 दिन तक वो लगातार सड़क पर थे, लोगों से मुलाकात कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, लोगों के बीच में जन चेतना को फैलाने की कोशिश कर रहे थे, और जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं सूझ रहा था। और अंत में उनके मंच पर कोई एक ऐसा कार्यकर्ता जिसको कोई जानता भी नहीं था, उसका नाम लेकर राहुल गांधी के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा। देखिए, अपने मंच से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहलवा रहे हैं। तो जब उन्होंने ये बात कही थी, उस वक्त ही इस बात का अंदाजा लग गया था कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से बहुत ज्यादा परेशान दिखाई पड़ रही है। एक इसका सबसे बड़ा कारण यह था क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर तमाम हमले करने के बावजूद भी, राहुल गांधी को पप्पू साबित करने की कोशिश के बावजूद भी, राहुल गांधी की जो सदस्यता, लोकसभा की सदस्यता वो भी खत्म होने के बावजूद भी, उनका बंगला खाली करा लेने के बावजूद भी, उनके परिवार पर बहुत तीखे हमले करने के बावजूद भी, ईडी के द्वारा 50 घंटे से ज्यादा उनकी पूछताछ करवाने के बावजूद भी, वो अब उनके सामने झुकने को तैयार नहीं है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत तौर पर एक बड़ी हार है, क्योंकि अभी तक जितने तमाम बड़े नेता जो प्रधानमंत्री जी के साथ टक्कर लेने की कोशिश करते रहे या उनको चुनौती देने की हिम्मत दिखाते रहे, इनमें से ज्यादातर नेताओं ने या तो समझौते कर लिए हैं, या फिर उन्होंने घुटने टेक दिए हैं, या उन्होंने अपने सुर नरम कर दिए हैं। तीनों चीजें। विपक्ष में भी ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो पहले बहुत आक्रामक थे, लेकिन अब उनका सुर काफी नरम हो गया है। वो ये इंप्रेशन जरूर देते हैं कि वो विपक्ष में है, लेकिन दरअसल विपक्ष नहीं, वो सत्ता पक्ष के साथ जुड़ के अंदर अंदर साठगांठ करके उनके साथ राजनीति करते हैं।
तो बीजेपी को, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनके सामने कोई आदमी इस तरीके से खड़ा होकर उनकी मुखालफत करने की कोशिश करे और लगातार उनको चुनौती देने की कोशिश करे। तो एक तो ये बड़ा बदलाव दिखाई पड़ रहा है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी उनको लेकर थोड़ी परेशान दिखाई पड़ती है। आपको याद होगा पिछले दिनों जब उनका एक जो विदेश यात्रा पे गए तो एक मोटरसाइकिल पे उनकी एक तस्वीर को वायरल करके टीवी चैनल्स में ये डिबेट करवा दी। देखिए जब पंजाब के अंदर बाढ़ आ रही है तो फिर राहुल गांधी यहाँ घूम रहे, वहां घूम रहे। राहुल गांधी तो एक तरीके से कैजुअल लेता है। कोई उनसे ये तो सवाल पूछे कि जब पंजाब में बाढ़ आएगी तो प्रधानमंत्री जी वहां देखेंगे, वहां का मुख्यमंत्री देखेगा या लीडर ऑफ अपोजिशन जाएगा? या उन्होंने मान लिया है कि अब कांग्रेस पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वही अब सरकार भी चलाएंगे और वही बाढ़ का इंतजाम भी करेंगे। तो ये दरअसल दिखलाता है कि कैसे कैसे सत्ता पक्ष उनके हमलों से घबराया हुआ है और कैसे उनको हैंडल करना ही दिखाई नहीं पड़ रहा। उसके ऊपर जब उन्होंने बिहार में 16 दिन की यात्रा की, वोट अधिकार यात्रा की, और उसको जो समर्थन मिला है तो उससे अब उनको लगता है कि बिहार के अंदर भी उम्मीद बन रही है और ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर हो सकती है, बशर्ते कि वो थोड़ा फॉलो अप एक्शन करते हुए दिखाई पड़े। वो तो लगातार यात्रा के बाद तो अब जो प्लानिंग बन रही है वो भी कारगर साबित, इतने एक्टिवली अगर काम करेंगे तो कुछ ना कुछ नतीजा तो निकलेगा। लेकिन आशुतोष सर, आपने कहा कि पहले राहुल गांधी और कांग्रेस की रणनीति दूसरे तरीके की थी, अब वो जमीन पर भी उतरने लगी है और राहुल गांधी ने ये काम तो किया है। लेकिन अब देखिए कितना हर स्तर पर कैसे काम कर रहे हैं। इंटरनेट के मीडिया के थ्रू भी अभियान चलाया जाएगा, वीडियो बड़े बड़े नेताओं के संदेश क्लिप्स काट के भी जनता तक पहुंचाए जाएंगे, छोटे स्तर पर गांव में और बाकी राज्य स्तर के नेता घूमेंगे, बैठकी करेंगे, बड़े नेता ऊपर चलेंगे, उनके वीडियोस चलेंगे। उसके अलावा हर तरीके से अभियान होगा, राज्य स्तर, छोटे नेता ऊपर, प्रियंका गांधी, पवन के बाकी सबके नाम है। आपको क्या लगता है कि ये जो रणनीति है इसमें कहीं कोई भी कांग्रेस कोना नहीं छोड़ना चाहती है? इससे बीजेपी कैसे निपट पाएगी? बीजेपी की चाल होती थी, बीजेपी की चाल ही अपना ली है क्या कांग्रेस ने अब? देखिए, ये तो मैं नहीं कहूंगा बीजेपी की चाल अपना ली, लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रही है कि जब भारत जोड़ो यात्रा की थी और उसके बाद जब उन्होंने न्याय यात्रा की थी तो राहुल गांधी और कांग्रेस के ऊपर एक बड़ा आरोप ये लगा था कि आप यात्राएं तो अच्छी कर रहे हैं, लोगों का समर्थन भी मिला, लेकिन आप उसके पीछे फॉलो अप एक्शन नहीं कर रहे हैं। हाँ, फॉलो अप एक्शन का मतलब ये होता है कि जब आप आगे निकलते हैं तो पीछे भी आपके कार्यकर्ताओं की एक टीम निकलनी चाहिए जो लगातार जो सहानुभूति राहुल गांधी को लेके है या कांग्रेस पार्टी को है, जो जन चेतना उभार हो रही है, उसको आपको सांगठनिक तौर पर या उसको और मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए, उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश करनी चाहिए थी। ये आरोप लगा था और अब मुझे लगता है कि इन तमाम आरोपों से उन्होंने सीखने की भी कोशिश की है। इसलिए वोट अधिकार यात्रा के बाद से अब जिस तरीके से उन्होंने 241 विधानसभाओं को रौंदने की बात की है, यात्राएं निकालने की बात की, छोटे छोटे मोहल्लों में जाके, छोटी छोटी नुक्कड़ों पे जाके यात्रा करने की बात या भाषण देने की बात या रैली निकालने की बात है, सोशल मीडिया को इन्वॉल्व करने की बात है। इसका मतलब यह है कि उनको अब ये सबक मिल गया है कि यात्रा निकालना बहुत अच्छी बात है, बड़े नेता ये काम कर रहे हैं, लेकिन छोटे नेताओं को भी जमीन में कूदना पड़ेगा और जो सहानुभूति और जो एक गुडविल क्रिएट की हुई है वोट अधिकार यात्रा के बाद से, उसको एनकैश करना पड़ेगा, उसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा, नहीं तो चुनाव आते आते को फिर से उड़ जाएगा। दूसरी बात जो आपने सोशल मीडिया को लेके कही है, देखिए राहुल गांधी का की जो आक्रामकता है वो तो हम सबको दिखाई पड़ती है, लेकिन एक चीज जो लोग अक्सर उसको मिस कर जा रहे हैं कि जयराम रमेश, पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत्र, इन तीनों की तिकड़ी ने जिस आक्रामक तरीके से सोशल मीडिया में कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी और उनके आईटी सेल को चुनौती दे रही है और कई मसलों पर तो उनको अपना नैरेटिव गढ़ने तक नहीं दे रही है। उसके पहले वो बोले और यहां से जवाब आ जाता है। भयानक तरीके की आक्रामकता मैं देख रहा हूं, यहां तक कि टीवी चैनल्स पे अगर आप देखें तो इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता भयानक तरीके से आक्रामक है, आरजेडी के प्रवक्ता भयानक तरीके से आक्रामक है, और जो बीजेपी के प्रवक्ता पहले टीवी पैनल पे एंकरों की मदद से वो मैदान मार लिया करते थे, अब वहां वो पानी भरते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये जो आक्रामकता है, ये आक्रामकता इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, विपक्षी दलों ने भी अपनी रणनीति में आक्रामकता का पुट लाया है और वो समझ गए हैं कि अगर आपको बीजेपी से मैदान मारना है या उनको शिकस्त देनी है तो उसी भाषा में, उसी तेवर में और उसी तरीके से नेटवर्क का, प्लेटफॉर्म का और संगठन का उसी तरीके से काम करना पड़ेगा। तो अगर उनको बीजेपी से इसमें सीख मिली तो अच्छी बात है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी जल्दबाजी इसलिए होगी क्योंकि बिहार के अंदर कांग्रेस का संगठन लंबे समय तक, तकरीबन 30 साल से वो एकदम डिफंक्ट पड़ा हुआ था। अगर उसमें जान आ जाए
तो फिर बहुत कुछ हो सकता है बिहार में। बिल्कुल, जान डालने की तो पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन जो मैंने ज़िक्र किया कि वो कांग्रेस राहुल गांधी से भी सवाल पूछा गया, राहुल गांधी ने कन्नी काट ली, जवाब नहीं दिया कि सीएम कौन तेजस्वी होंगे, नहीं होंगे। बाकी नेताओं से पूछा गया, वो भी कन्नी काट देते हैं। क्या इसकी ये रणनीति कि गैर यादव वोट, बाकी कोई अगर दलित गुस्सा हो यादवों से और क्या जो सवर्ण हो, वो भी बना रहे, अगर तेजस्वी को कर देंगे घोषित तो वो कट जाएगा? ये एक रणनीति हो सकती है क्या कांग्रेस की? देखिए ये रणनीति का तो हिस्सा है ही, लेकिन हाँ। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि दरअसल तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। पूरी राहुल गांधी की यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव लगातार उनके साथ जुड़े रहे और दोनों के बीच में एक गजब की केमिस्ट्री दिखाई पड़ी। तो राजनीति के अंदर कभी कभी ये भी अच्छी बात होती है कि आप सस्पेंस बना के रखिए, ताकि विपक्ष वाला ये समझ ना पाए कि दरअसल आपकी अगली 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 चाल क्या होने वाली है। तो लेकिन इससे बड़ी खबर तो ये है कि चलिए महागठबंधन के मुख्यमंत्री का तो नाम आप पूछते हैं, जरा ये बता दीजिए कि चुनाव के बाद अगर मान लीजिए बीजेपी जीतती है, एनडीए जीतता है, तो उनका मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या नीतीश कुमार को बनाएंगे वो? इस पर तो अमित शाह भी चुप है, उसके बीच पर बीजेपी के तमाम प्रवक्ता चुप है। तो ये जो टीवी चैनल के एंकर हैं वो राहुल गांधी को तो टारगेट करेंगे, तेजस्वी यादव को भी टारगेट करेंगे। देखिए इनके बीच में मनभेद है, इसलिए मुख्यमंत्री पद के चेहरे की बात नहीं कर रहे, लेकिन वो बीजेपी से सवाल नहीं पूछेंगे कि अमित शाह ने जो कहा है तो क्या नीतीश कुमार चुनाव अगर जीते तो मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे या मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो मुझे लगता है कि एक ये रणनीति का हिस्सा है। दूसरी बात क्या है कि चुनाव के अंदर दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अपने पत्ते पहले नहीं खोलेंगे और वो कोशिश करेंगे कि अगर उनकी जमीन मजबूत होती हो तो कुछ तो बार्गेनिंग के लिए जगह रखनी चाहिए ना, ऐसे सब कुछ सरेंडर नहीं किया जा सकता। तो ये एक बार्गेनिंग का भी हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरा है और वही रहेंगे भी। अगर पार्टी जीतती है, अगर गठबंधन जीतता है तो मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे। बिल्कुल, ये तो लगभग सभी को साफ है, लेकिन वो ये होता कि कार्ड छुपा के रखे जाते हैं और वो कार्ड भी छुपाए कांग्रेस भी रख रही है और बाकी तेजस्वी को बोलना होता है वो बोल देते हैं, लेकिन कांग्रेस अपनी तरफ से ये बात नहीं कह रही। कहा तो ये भी जा रहा है कि सीटों में एक बार को एडजस्ट कर सकती है कांग्रेस, लेकिन जो उसका कार्ड है वो कार्ड अगर चलता रहे। कुल मिलाकर जो आशुतोष जी ने कहा कि बीजेपी को जवाब देने के लिए बीजेपी के ही तेवर से अब जवाब दिया जा रहा है। उनकी जो रणनीति थी उनको कई दफा फ्लॉप भी कर दिया जा रहा है। नैरेटिव भी कांग्रेस हो और बाकी विपक्ष तय कर देता है, कभी कभी ऐसा हो रहा है। तो रणनीतियां तो बनाई जा रही हैं और राहुल गांधी ने जो अच्छा काम किया, जैसा कि आशुतोष जी ने कहा कि यात्रा निकाली, उसके बाद फॉलो अप, उसके बाद अब जो रणनीति है, अब देखते हैं बिहार में क्या सियासत रंग लेगी। जो भी होगा हम आपके सामने लाते रहेंगे खबरों को। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.